हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट सेकंड, डेट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ये आपका दूसरा बहुत अच्छा टॉपिक है और उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारी वीडियो देख लिए होंगे। उनके देखने के बाद आप इस वाले चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा लिंक आपका चैप्टर फर्स्ट से है। और जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को मूव कराने के लिए हमको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना काम करना पड़ता है, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी यूनिट फर्स्ट में। तो और हम बात कर रहे हैं अगर चैप्टर फर्स्ट की या यूनिट फर्स्ट की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो डील कर रहा था कि चार्ज आपका रेस्ट में है और उस चार्ज की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट में या यूनिट फर्स्ट बोले, हमारा जो चार्ज पार्टिकल था Q वो रेस्ट में था, ठीक। और चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी बातें मैंने देखी थी चैप्टर फर्स्ट के अंदर। लेकिन इन दिस चैप्टर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में आपका आ जाएगा, ठीक। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें हम चार्ज की उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो प्रॉपर्टी आपकी चार्ज पार्टिकल के मोशन में आने की वजह से होती है। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उसके साथ उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज और जुड़ जाती हैं, जैसे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो बहुत सी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनमें से आपका एक प्रॉपर्टी है करंट। तो इन दिस यूनिट नाम जैसे कि लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बात करने वाले हैं चार्ज के मोशन में आने पर जो प्रॉपर्टीज होंगी उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक। तो आपका हम चार्ज पार्टिकल को शुरू करते हैं Q से। अब ये मोशन में आपका आएगा, ठीक। इन दिस चैप्टर चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा, बट मोशन आपकी हो सकती है दो कैटेगरी की, आइदर यूनिफॉर्म, ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म। तो हम फिलहाल डील करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक। ये आपका जब चार्ज पार्टिकल होगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसके लिए आपका बनता है यूनिट थर्ड। इसी बात करेंगे यूनिट थर्ड में। But in unit second we will discuss the motion of electron और charge particle। कौन सा वाला मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो in this chapter करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डील करेंगे कि चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, ठीक। तो शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ी सी कहानी पहले हमको समझनी पड़ेगी क्या है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है, क्योंकि इसको आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक। तो क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया है इसके बारे में, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर की दूसरी अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, कोई खास वेरिएशन नहीं होते हैं इसमें। जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, जो डेरिवेशंस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, वो आपके एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन एग्जाम में नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट या बेसिक ओनली करंट, करंट को शो करते हैं किससे? I से। तो करंट का मतलब क्या है? करंट को समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर, ये कोई आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर ये सपोज कोई आपका एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया है, इसके अंदर से एक सेकंड में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस को क्रॉस कर जाएगा उस चार्ज की वैल्यू कहेंगे हम करंट। तो करंट का मतलब आपका होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
थ्रू इन कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इन कंडक्टर, इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस को डेल्टा T टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा, उसकी वैल्यू को कहा जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। यदि आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो आपका ये बन जाएगा dq ओवर dt। इसको आप इंस्टेंटेनियस करंट भी कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस करंट। इसको आप एवरेज करंट भी कह सकते हो, ठीक, एवरेज करंट। तो करंट के साथ हमने थोड़ा देखा अभी, I इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन I विल बी इक्वल टू dq ओवर dt। इसका नाम आपने दिया था एवरेज करंट, ठीक, इसका नाम आपने दिया है इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब टाइम की किसी खास वैल्यू पर उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट जा रहा होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, तो इसका होता है यूनिट एम्पियर, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, शो करते हैं किससे, ए से। दूसरी बात कि करंट का नेचर कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम देखें ध्यान से, यदि ये कोई आपका वायर है, इसमें करंट आपका बह रहा है 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस करंट का हमको पता है क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज 2 एम्पियर। क्या है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। लेकिन फिर भी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। क्यों होता है, बिकॉज किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 2 बातों को होना बहुत आवश्यक है। पहली बात, उसमें डायरेक्शन हो, वो यहां भी आपकी है, ठीक। लेकिन जो सबसे खास बात है वो बात ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो उस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, आपको थोड़ा सा क्लास 11th का आइडिया होगा कि जैसे अगर मान लिया जाए कि इसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स आपका लगा हुआ है 3 न्यूटन, ये लगा हुआ है आपका 4 न्यूटन, एंगल आपका है 90 डिग्री, तो इनका जो इफेक्टिव वैल्यू होगी, रिजल्टेंट होगा, वो आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 न्यूटन, ठीक। अगर मैं इन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 कर देता हूं, इट इज 3 न्यूटन, इट इज 4 न्यूटन, तो आप कहोगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो आपका आ रहा है वो आपको मिलेगा 3 + 4 7 न्यूटन। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वैल्यूज का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों वैल्यूज के या दोनों क्वांटिटीज के, दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इन दिस केस एंगल इज 0 डिग्री। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से करंट आपका सपोज आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से आपको मिल रहा है सपोज करंट 4 एम्पियर, और ये एंगल सपोज 90 डिग्री का है, तो ये जो करंट आपको जाएगी ये करंट आपकी 7 एम्पियर ही होगी, 4 + 3। दूसरी बात, यदि करंट यहां से आपकी आ रही है 4 एम्पियर, यहां से आपकी आ रही है 3 एम्पियर, ये एंगल आपका सपोज हो गया है 150 डिग्री, तब भी आपकी करंट जाएगी 4 + 3 दैट इज 7 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का जो सम है, जो आपकी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है, जो आपकी रिजल्टेंट करंट है, वो इंसिडेंट करंट जो आपकी आ रही है उनके बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही। इट मींस जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं कर रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बट यदि आप किसी कॉम्पिटिशन में एग्जाम देते हैं, वहां पर ऑप्शन में आपको मिलता है टेंसर क्वांटिटी, तो आप इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर पर टिक लगाएंगे। यदि टेंसर नहीं है, केवल स्केलर और वेक्टर है, तो आप टिक लगाएंगे स्केलर पर।
इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली स्केलर कहा जाता है, परंतु इसको कहीं कहीं टेंसर भी बोला गया है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या है, ठीक है, हम फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा है आपका, स्केलर और टेंसर। तो अब क्या है इलेक्ट्रिक करंट, आपने देख लिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक, इसका नाम क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, इसका नाम क्या है आपका एवरेज करंट। अब हम थोड़ी सी बात और देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक, आइसोलेटेड कंडक्टर, क्या मतलब होगा आइसोलेटेड का एक ऐसा कंडक्टर जो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको हमने किसी भी बैटरी से या किसी सेल से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर। सपोज ये बना हुआ है कॉपर का, ठीक, कॉपर से बना हुआ कंडक्टर है। अब कॉपर के अंदर आपका जो फ्री होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी कंडक्टर के अंदर आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर होंगे। ठीक, क्योंकि इसको मैंने फिलहाल किसी भी कंडक्टर से कंडक्टर नहीं, किसी सेल से कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो आप बताओगे मुझे कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है वो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे, क्योंकि अब ये रखा हुआ है किसी रूम में रखा हुआ है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर इसका होगा, सपोज इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास होगी थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स उस थर्मल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे। अब मूव कैसे कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है, कोई इधर भग रहा होगा, कोई इधर भग रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, कोई इधर, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी इस कंडक्टर के अंदर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। ठीक, क्योंकि करंट का हमने पढ़ा था भी डेफिनेशन कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी चार्ज में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का मोशन हो रहा है तो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। बट यदि आप किसी भी कंडक्टर को जो कि किसी एक्सटर्नल बैटरी से या सोर्स से कनेक्टेड नहीं है उसको आप टच करके देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का फील नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, बट इसके अंदर आपको टच करके देखा तो आपको कोई भी शॉक इलेक्ट्रिक करंट का नहीं लगा, तो आप कहोगे कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। चार्ज तो फ्लो कर रहा है, तो करंट क्यों नहीं है? करंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे हैं, इनके पास फ्लो करने के लिए कोई भी खास डायरेक्शन नहीं है। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में कोई इधर भग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इसमें इनकी वजह से, किसकी वजह से, इनकी रैंडम मोशन की वजह से इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर नहीं है। तो अब इनके पास घूमने की एनर्जी कहां से आ रही है? थर्मल एनर्जी आ रही है। कहां से आई? जो इसका टेम्परेचर है उसकी वजह से इसके पास एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स के पास। उससे क्या हो रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। ठीक, तो इनका जो मोशन कैसा है फिलहाल, वो रैंडम मोशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट का फील नहीं आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है तो सही, लेकिन उनका क्या मान लेते हैं हम, एवरेज वैल्यू ऑफ मोशन कैसी है, 0 है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक बैटरी से या सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, किसी की स्पीड मान लेते हैं, सपोज v1 है, किसी की स्पीड v2 है, किसी की v3 है, किसी की v4 है, किसी की vn है। तो इन सब का हम अगर ले एवरेज तो हमको मिलेगा 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंडक्टर इज आइसोलेटेड, इट मींस उसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई नहीं है, तो इनकी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो कैसा होगा, 0।
क्यों? क्योंकि कोई कहीं रैंडमली जा रहा है, कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि इस कंडक्टर वायर को यदि हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी से या सेल से नहीं लगाया हुआ है तो इसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, उन सबका एवरेज वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक। अब यदि मैं इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक, यदि मैंने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ सपोज ये एक बैटरी है, इससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक। अब क्या होगा? ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। ठीक। तो जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे, अब ये आपका जो एंड है वो कैसा हो जाएगा? प्लस, ये वाला हो जाएगा आपका माइनस। इट मींस इस वायर के और पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये आपका जो एंड है इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे आ गए हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक बात और है कि ये इसका एंड हो गया है नेगेटिव, ये इसका एंड हो गया है पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर सेटअप हो जाएगा। तो कैसा होगा? इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कह सकते हैं। ठीक। तो अब इसकी वजह से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? हम जानते हैं, इन यूनिट फर्स्ट में पढ़कर के आए हैं कि यदि आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई आपका प्लस का चार्ज है, जब यदि कोई प्लस का चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो इस पे लगता है एक फोर्स F इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये चार्ज आपका नेगेटिव है तो इट विल मूव इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका फील्ड है, ये चार्ज नेगेटिव है, इससे फोर्स आपका लगेगा फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक। चूंकि आपका ये मूव करने के लिए क्या फ्री है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। ये सारे के सारे क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अब ये मूव कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में, इधर को मूव करेंगे। ठीक। अब इनके पास एक डायरेक्शन आ गई है कि ऑल इलेक्ट्रॉन, जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद है जो इसमें नहीं थी। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो दिशा कैसी हो गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अब इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में बहना शुरू हो गए हैं। इनके पास एक डायरेक्शन आ गई है। इसमें क्या थी डायरेक्शन? वो रैंडम थे, कोई खास डायरेक्शन नहीं थी, इस वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इन दिस केस जब हमने इसको बैटरी से लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में बहना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसमें एक आपका इलेक्ट्रिक करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है क्या ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे या कैसे मूव करेंगे? तो यह बात ऐसी है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तार के अंदर जो बह रहे हैं वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे फिर? अब इसकी बात थोड़ी सी करते हैं। तो बात ऐसी है, देखिए आप, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर हो गया, ये लगा दिया गया है किसी बैटरी से या सेल से। अब इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसके अंदर आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। एक बात और सोचिए कि आपका ये कॉपर का एटम था, ठीक, जब इस पर आप कोई एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें से जो इसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होगा सेल का, ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहां से निकल जाएगा और ये आपका हो जाएगा फ्री। तो कॉपर से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कॉपर का जो एटम था उस पर चार्ज आपका आ जाएगा पॉजिटिव। इसको कहा जाएगा आपका कर्नल, ठीक, कर्नल, ये केमिस्ट्री का वर्ड है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। उसको एटम का नाम क्या देते हैं हम? कर्नल। कर्नल आयन आपका होता है, ठीक है, तो इसको आप कॉपर आयन भी बोल सकते हैं और इसको कर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक,
ये एटम आपका है एक कॉपर एटम, आयन बन चुका है, ये भी कॉपर का एक आयन बन चुका है, ये भी आयन है। तो मैंने कुछ इसमें बना लिए हैं, बहुत सारे इसमें होंगे। अब एक बात सोचिए, इलेक्ट्रॉन यहां से आपका आ रहा है, इसे टकराएगा एटम से। एटम की तुलना में इलेक्ट्रॉन आपका बहुत छोटा है, जिससे उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। ये टकरा हो सकता है, इधर भाग जाए, या फिर मौजूद आपका एक कॉपर आयन है, ठीक, एटम का आयन बन चुका है, यहां से फिर टकराएगा, इधर जाएगा, यहां से टकरा फिर ऐसे आएगा। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन करता हुआ ओवरऑल कहां जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। हो सकता है ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, ये आपका कोई कंडक्टर वायर है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे 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 घूमता हुआ जाए। तो एक बात देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ठीक, अब ये फाइनली कहां पे आ चुका है, ऐसे आ गया है। बीच में हो सकता है वो वापस भी गया हो, लेकिन अगर मैं बात करूं इसका ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, आगे को है। वजह क्या रही है इसकी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता हुआ कहां बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में बढ़ रहा होगा। इसका नाम रैंडम जो मोशन आपकी हो रही है, इसका नाम होता है ब्राउनियन मोशन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके रैंडम मोशन में और ब्राउनियन मोशन में मूव करता है। बट ओवरऑल कहा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में ही बढ़ता है, ठीक। ये इसका नेट जो है कैसा है, यहां से वहां पहुंच गया, बीच में हो सकता है वापस भी आया हो, ऊपर गया हो, नीचे गया हो। तो ये जो पाथ है वो कैसा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, वो कैसा है, वो जिगजैग मोशन में करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने की वजह क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस बैटरी की सेल की वजह से क्रिएट हुआ है। अगर ये फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता, वो आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ रहा होता। और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और भी होंगे जो रैंडमली मूव करते करते आगे जा रहे होंगे। तो ये कहानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, तो इसके अंदर मौजूदा बहुत सारे, जो इसके अंदर मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी कहानी है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन, जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये मोशन कैसी थी, रैंडम मोशन थी। तो उन सबका जो थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन थी आपकी, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी उसका जो एवरेज था वो कैसा था, 0 था। बट इन दिस केस अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब चूंकि हमने भी देखा है कि जब किसी कंडक्टर वायर पर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आप मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक। और कैसे मूव करते हैं वो, इन रैंडम मोशन। तो अब होता क्या है, देखिए, अब एक टर्म हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपने क्या किया, इस कंडक्टर वायर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये जो है मैंने बनाए हैं, ये कुछ इसके अंदर मौजूदा एटम्स हैं जिससे बना हुआ आपका ये वायर होगा। उस मेटल के जो एटम्स हैं सब कॉपर का है, तो यहाँ पे कॉपर के एटम्स इसके अंदर मौजूद हो गए हैं, ठीक। अब सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन छोटा सा इलेक्ट्रॉन बना दिया है। अब ये रैंडमली सपोज यहां पे जाके टकराता है, ठीक। टकराने पर क्या होगा, यहां से इसके पास कुछ स्पीड होगी। थर्मल वेलोसिटी क्या थी इसके पास, एवरेज 0 थी, यानी कि इनिशियल एवरेज स्पीड इज 0। अब ये इधर को मूव करता है तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। अब एक बात देखते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पे क्या लगेगा भैया, एक फोर्स लगेगा इधर को। इसकी वैल्यू क्या होगी, F बराबर QE, ठीक। यदि बात करें वेक्टर फॉर्म की तो F वेक्टर इक्वल टू E, चार्ज इलेक्ट्रॉन इज माइनस E। तो इस माइनस का मतलब क्या है, क्यों लगाया गया है, ये वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
यदि आपको क्लास एलिमेंट का पता हो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स होगी ड्यू टू दिस माइनस साइन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज का फोर्स होगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में होगा। इसका मतलब ये है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन का मास मैंने m मान लिया है, ठीक, अब इसका मास m है, लग रहा है फोर्स F, तो इस फोर्स की वजह से इस पर आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma। यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू माइनस e बाई m। एक्सेलरेशन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप बात करते हो ओनली मैग्नीट्यूड की तो आप e बाई m भी लिख सकते हो। ये माइनस साइन से भी आपको ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है, उल्टा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को लगा हुआ है तो आपका जो होगा एक्सेलरेशन वो इस तरफ को होगा। ठीक, तो इसका फिर मतलब क्या है, ओनली फॉर डायरेक्शन, तो ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब सवाल ये उठता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके पास क्या हुआ एक्सेलरेशन, e बाई m। इस e का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से सोचने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि इसकी इनिशियल एवरेज स्पीड क्या थी, 0। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इसका जो स्पीड है, जो इसकी वेलोसिटी है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इस एक्सीलरेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो लगातार नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अब देखिए, यहां पे था इलेक्ट्रॉन, इतने दौरान, इस गैप के दौरान ये कहीं टकराया नहीं। यहां पे जो क्या मिला, एक इसको मिलता है कर्नल या कॉपर का आयन। अब इससे क्या होगा, जैसे ही टकराएगा ये, इसकी स्पीड टकराने के दौरान क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ी तो सही, इसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो इस गैप में बढ़ी, जैसे ही टकराया फिर 0 हो गई। यहां पे क्या होता है, कोलिजन आपका हुआ, तो कोलिजन यहां पे होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब अगेन टकराने के बाद क्या होगा, हो सकता है इधर भागे। अब इसकी जो बढ़ेगी वेलोसिटी वो बढ़ेगी इस दौरान में। ठीक, यहां पे अगेन टक्कर हो जाएगी इसकी, टक्कर के बाद हो सकता है वो इधर भाग जाए, यहां से हो सकता है वो फिर अब टकराने के बाद देखो, अब इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ती है इस दौरान में, इस टाइम के लिए इसकी स्पीड बढ़ेगी। टकराने के बाद वो अब इधर आएगा, सपोज यहां से फिर ऐसे जाएगा, यहां टकरा गया, यहां के बाद ऐसे आया, यहां से ऐसे गया, यहां से सपोज वो ऐसे गया। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका है, ये इलेक्ट्रॉन वो जिगजैग मोशन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो यहां से आगे बढ़ती है, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी, या फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर 0 हो गई। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं पा रही लगातार, वो बीच बीच में क्या हो रही है, वो 0 हो जाती है। 0 क्यों हो जाती है, जब जब टकराएगा किसी कर्नल से तब तक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, यहां पर होगा आपका कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब ये नहीं होगा कि आपस में टकरा जाए दोनों। ठीक, फिजिक्स की भाषा में कोलिजन का मतलब होता है यदि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मोमेंटम में चेंज आ जाए या प्रभावित हो जाए किसी दूसरे बॉडी की वजह से, तो हम कहेंगे उनके बीच में क्या हुआ है, कोलिजन हो गया है। यदि इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम इसकी वजह से, ठीक है, चेंज हो जाए, ऐसे जा रहा था ऐसे मुड़ जाए। सपोज आपका ये कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक, एक बात सोचिए, ये कोई आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक, इट इज योर नॉर्थ पोल ऑफ एनी मैग्नेट। इधर से आपका एक नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे आपने इसको थ्रो कर दिया, तो क्या ये इसे टकरा जाएगा, स्पीड कम है, नहीं टकराएगा। हो सकता है कि आपका ये ऐसे आए, ये ऐसे निकल जाए और हल्का सा ये पीछे को मूव कर जाए। तो आप इसको ऐसे फेंका था आपने, ये ऐसे आएगा, नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है। हो सकता है कि बिना टकराए ही ये पीछे भग जाए और ये आपका ऐसे भग जाए, तो इनका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर भी मैंने कहा है कि इनमें क्या हो गया है,
कोलिजन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में, डायरेक्शन में, मोमेंटम में चेंज आ गया है, तो यहां पर कोलिजन वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा ही कुछ यहां पर है। यहां पे हो सकता है इसके साथ एक्चुअल कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, दूर से ऐसा क्या हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहां पर क्या है कि जो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो केवल इस दौरान बढ़ती है, यहां से इस दौरान बढ़ती है, फिर ऐसे बढ़ती है, फिर ऐसे बढ़ती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो लगातार नहीं बढ़ती है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस एक्सीलरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर ले। ये स्पीड बहुत इसकी कम हो पाती है, क्योंकि इसमें आपके ट्रिलियंस मिलियंस एटम्स इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। हो सकता है कभी कभी कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाए, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आ रहा है, एक आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, दोनों में टक्कर हुई, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, तो अब भी क्या होगा, इसकी चेंज आएगा इसकी वेलोसिटी में। तो यहां पर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक, तो केवल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं वेलोसिटी, हम यूज कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, शो करते हैं इसको हम वीडी से। अब ये तो कहानी थी केवल एक इलेक्ट्रॉन की, इसमें ऐसे ऐसे आपके सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और ये आपका सपोज ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एन नंबर का इलेक्ट्रॉन ये हो गया है। ठीक, अब जब इनको रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक, इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, 0 है, एवरेज स्पीड, इसकी भी क्या स्पीड आपकी एवरेज स्पीड 0 है। मतलब जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। शो किया गया है 0 यू से, यानी इनिशियल वेलोसिटी वो भी कैसी वाली, एवरेज स्पीड। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिस स्पीड को, जिस वेलोसिटी को ये इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेते हैं ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, वो कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जब किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है या उसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो वीवी है इट इज एवरेज ऑफ वी। अब ये वी कितना होगा, इसके लिए बात करते हैं न्यूटन के मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखा जाए तो वो होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस at, बट इन दिस केस इट इज vd, हम लगाएंगे फॉर एवरेज के लिए। इट इज vd इक्वल टू u एवरेज कितना होगा 0, a कितना होगा एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन a, e अगर बात कर रहे हैं हम इसकी तो इट इज e बाई m, इट इज tau, एवरेज टाइम इज tau। तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू e बाई m इंटू tau। इस tau का मतलब क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब जैसे कि ये आपका एक कंडक्टर है, यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां पर टक्कर हुई, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, फिर टक्कर हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कब टकराए, देखो इसकी टक्कर हुई पहले यहां पर, फिर टक्कर हुई इसकी यहां पर। तो ये जो टाइम है, सपोज इस टाइम इज t1, ठीक, फिर टकराया यहां पर, ये टाइम इज t2। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते, ठीक, इस तार को जब से पार किया इलेक्ट्रॉन ने, तो इसके अंदर इसके बहुत सारे कोलिजन्स हुए होंगे,
तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान में T1 में यहां से यहां तक कोई टक्कर नहीं हुई, मतलब ये एक्सेलरेशन आपका जो E/m है इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0 से v तक बढ़ गई होगी, फिर 0 हुआ टक्कर खाते ही, फिर 0 से फिर v तक बढ़ी होगी। तो जो वेलोसिटी है आपकी वो इस टक्कर में T1 टाइम बढ़ी, इस टक्कर में टाइम T2 लिया, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स लगातार टक्कर, एक टक्कर ये हुई, एक टक्कर ये हुई, टाइम इज T1, फिर टक्कर 1 टक्कर 2 टाइम इज T2। तो ऐसे करते करते सपोज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने n कोलिजन्स हुए, तो उन सभी कोलिजन्स के बीच में टाइम है T1 T2 Tn by n, इट इज योर tau। इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार टक्कर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन कितना एवरेज टाइम ले रहा है, उस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक, जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां चलता है, इसकी टक्कर हुई पहले यहां पर, टाइम लिया 2 सेकंड, फिर टक्कर हुई यहां पर, टाइम लिया 4 सेकंड, फिर टक्कर हुई यहां पर, टाइम आया 3 सेकंड, यहां पे टाइम लिया सपोज में 1 सेकंड, ठीक। तो ये कोलिजन्स आपके हो गए हैं ऐसे ऐसे। तो यहां देखिए अब इसने टाइम कुल कितना लिया, 2 4 6 3 और 10 सेकंड, लेकिन टक्कर कितनी हो गई, 1 टक्कर 2 टक्कर 3 टक्कर 4 टक्कर, ठीक। तो ये आपका हुआ 2.5 सेकंड। क्योंकि यहां पर देखिए अलग टाइम लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगी जो इसका एवरेज टाइम है बिटवीन टू टक्कर बिटवीन टू कोलिजन 2.5 सेकंड। तो इट इज योर रिलैक्सेशन टाइम tau। ये अलग अलग टाइम था, उस टाइम को मैंने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इन एवरेज टाइम। तो ये जो एवरेज टाइम है, जिस टाइम को एक इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स में खर्च कर रहा है, वो टाइम क्या कहलाएगा आपका, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने यहां पर वही टाइम यूज किया है कि ये जो वेलोसिटी है आपकी वो ए एक्सेलरेशन से इतने टाइम के लिए बढ़ी है, ठीक। तो ये आपका 0 क्यों है, इट इज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, इट इज योर फाइनल वेलोसिटी, इट इज vd, इट इज a, इट इज tau, ठीक। तो इसमें इसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी बात tau, tau का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब क्या है, जब किसी वायर में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव, दो लगातार कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम, कितना एवरेज टाइम स्पेंड करता है, उसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रहे ये भी आपका एवरेज टाइम है, ये आपका क्या है, एवरेज टाइम, और ये आपकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी हम केवल इतने देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। और हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, राउंड मोशन, ठीक, क्यों होता है राउंड मोशन, सारी बातें हम डिस्कस की हैं यार। थैंक यू, हैव अ गुड डे।